वेलकम बैक नाजरीन। बात करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से। क्यों रियल एस्टेट से मुंसलिक लोग परेशान दिखाई देते हैं, क्यों ये बात की जा रही होती है कि सरकार वो पॉलिसीज़ नहीं बना रही जिससे ना सिर्फ सरकार को फ़ायदा हो बल्कि ये जो रियल एस्टेट की पूरी इंडस्ट्री है वो चल सके। अब सूरत हाल ये है कि हमें टैक्स कलेक्शन करना है, सरकार को कौमी ख़जाने में पैसे जमा करने हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, उनके हल चाहिए। उसके ऊपर एक डिटेल मामलात के ऊपर पॉलिसीज़ बनती दिखाई देती है। कभी हमें दिखता है कि जी एफबीआर हरकत में आ रहा है, पहले नहीं आता था उस तरह। कभी हमें ऐसे कानून साजी, ऐसे टैक्स के हवाले से ऐसी पॉलिसीज़ बनती दिखाई दे रही है कि जिस पर ना सिर्फ ये कि रियल एस्टेट सेक्टर मुतासर हो रहा है बल्कि इस सेक्टर के हवाले से ये बात कही जाती है कि जनाब सिर्फ एक बिल्डिंग बना देना, उसको ख़रीद कर फ़रोख्त कर देना नहीं है, बल्कि उससे मुंसलिक 70 से ज़ायद इंडस्ट्रीज़ और भी हैं जिसमें लोहा है, सीमेंट है और मुख्तलिफ टाइल्स हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ जो है इंडस्ट्रीज़ उसके कनेक्टेड है। अब बजट पेश होने वाला है। क्या वजह है कि जो सबसे जो मेन जो आपका रियल एस्टेट एजेंसीज़ किसे कह रहे हैं आप, वो होती है उनकी एक नुमाइंदा तंजीम है, उस तमाम का अगर हम अलाइंस बनाएं तो आज उनके प्रेसिडेंट हैं और कराची रियल्टर एसोसिएशन मुस्तफ़ीज़ुर रहमान साहब सदर हैं, वो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। क्यों परेशानी हो रही है इनको, क्यों ये मुकदमा लड़ना चाह रहे हैं उन रियल एस्टेट एजेंट्स का जो गली मोहल्लों में मौजूद हैं, जो आपको और मुझे घर दिलाते हैं, जो बड़े बड़े बिल्डर्स के प्रोजेक्ट सेल करते दिखाई देते हैं। बहुत शुक्रिया, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। स्टार्ट करें ना सर। सरकार ये कहती है कि जनाब आप टैक्स देते नहीं हैं, दुनिया में टैक्स लिया जाता है, हम टैक्स ले रहे हैं ताकि रियासत चल सके। इस पर कबाहत क्या है, ये एक हुकूमती मौक़िफ़ है, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। देखें अली भाई, असल मसला ये है कि रियल इस्टेट सेक्टर जो है वो मदर ऑफ़ द इंडस्ट्रीज़ है। अगर रियल इस्टेट सेक्टर चलता है तो इसके साथ जुड़ी 70% इंडस्ट्रीज़ चलती हैं, और इसके साथ साथ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ रेमिटेंसेस भेजते हैं, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहता है उसका 65% हमारी रियल स्टेट मार्केट की वजह से इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट आती है। दिस मीन्स अगर लास्ट ईयर $35 बिलियन आए तो उसमें से अगर हम 65% करें तो तकरीबन ये $21 बिलियन बनते हैं। कोई मुल्क में ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो इतना रेमिटेंसेस मुल्क में लेकर आए। और इसके साथ साथ जो आपने बात की टैक्स कलेक्शन की, देखिए हमने कहा था कि मुल्क में बिजनेस होगा तो आपको टैक्स मिलेंगे, अगर आप बिजनेस ही नहीं होगा तो आपको टैक्स कहाँ से मिलेंगे। अच्छा, लास्ट जो एक तो हमारे मुल्क में आपको पता है कि सियासी अदम इस्तेहकाम रहा, इसके साथ साथ कुछ ऐसी पॉलिसीज़ थी जिसने जो था वो रियल स्टेट मार्केट को इफ़ेक्ट किया। ख़ुसूसन जो ट्रांजैक्शंस के ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाए, जिसमें एडवांस टैक्स था 236C और 236K, और इसके साथ साथ डीम्ड रेंटल इनकम, फिर डीम्ड रेंटल इनकम के साथ साथ कैपिटल गेन टैक्स, इनकी शरह इतनी ज़्यादा कर दी गई कि ट्रांजैक्शंस के ऊपर लोग जो थे वो उन्होंने ट्रांजैक्शन छोड़ दी और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर ट्रांजैक्शन शुरू कर दी। और इसके साथ साथ जो आपके टैक्सेस बढ़े, उसके साथ साथ जो इन्वेस्टर्स थे ख़ुसूसन ओवरसीज़ थे या यहाँ के लोग थे, उन्होंने रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करना कम कर दी क्योंकि बचत की शरह ख़त्म हो गई। और प्लस जो आपने देखा होगा कि मटेरियल की कॉस्ट महंगी हुई, वो एक अलग मसला है, वो एक अलग इशू था, तो उसकी वजह से इस वजह से भी मंदी आई। तो इन सारे चीज़ों ने इसको मार्केट को डिस्टर्ब किया। अब आपने अगर मुल्क में सनती इनकलाब लेकर आना है तो रियल स्टेट को चलना होगा, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि इसके साथ सैकड़ों इंडस्ट्रीज मुंसलिक है। अगर रियल स्टेट हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन के यूनिट्स बनते हैं, अब मैं आपको एक अदाद शुमार बताना चाहता हूँ। ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहता है कि हमें इस वक्त 12 मिलियंस घरों का शॉर्ट वाला है जिस रफ्तार से हमारी आबादी बढ़ रही है। उसके साथ साथ हमें अपनी आबादी की रफ्तार से हर साल 7 लाख घर चाहिए। अगर 7 लाख घर बनते हैं तो आप इसकी छोटी सी कैलकुलेशन निकाल लें जो हमारी इसके ऊपर लेबर काम करती है, जिसमें राज मजदूर, मिस्त्री, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, यानी कि सैकड़ों किस्म की लेबर है। तो मामूली से मामूली इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो तकरीबन 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट है। अगर आप छोटे से छोटा एक यूनिट बनाएं, 120 गज का या एक अपार्टमेंट बनाएं, तो उसकी जो उस पर जो लेबर को रोजगार मिलता है वो तकरीबन 25 लाख रुपए की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है सिर्फ लेबर की। 25 लाख
रुपए अगर को आप 7 लाख से मल्टीप्लाइड करें तो ये 1750 अरब रुपए बनते हैं, जो सालाना तमाम पाकिस्तान में जो लेबर है इसको जाएंगे। इसी तरह अगर आप सरिये की बात करें तो 25 लाख रुपए का छोटे से छोटे यूनिट के ऊपर, डबल स्टोरी के ऊपर सरिया लगता है। तो अगर 25 लाख रुपए का एक इंडस्ट्री सरिया बनाती है तो 7 लाख को जरब दें तो ये भी 1750 अरब रुपए की मार्केट में सर्कुलेशन होगी सरिये की। इसी तरह सीमेंट, इसी तरह मल्टीपल इंडस्ट्रीज है। मैं एक सवाल और रखना चाहूंगा मुस्तफिजुर रहमान साहब, देखिए आप उन लोगों की आप उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं जो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल ग्राउंड पे मौजूद होते हैं। आपस में क्या गुफ्तगू चल रही है आप लोगों के दरमियान, किस तरह की बातचीत है? सुनने में आ रहा माल किसी का कोई बिक नहीं रहा, खरीदो फरोख्त बिल्कुल बंद हो चुकी है, बिल्डर परेशान, जिसने आधा बना लिया है वो पूरा नहीं कर पा रहा, जिसने पूरा बना लिया है वो मुख्तलिफ चीज़ों में फंसा हुआ है, जो बनाना चाहता है ज़मीन पड़ी हुई है उसको जो है वो फंड्स की कमी है, महंगाई लग रही है, ख़रीदार नहीं है। तो इस वक्त आवाज़ आप लोग बैठ के डिस्कशंस क्या हैं? जी जी बिल्कुल, ये सवाल इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि देखिए इकोसिस्टम नाज़रीन, अगर जिस तरह का इकोसिस्टम बनता है उसी हिसाब से अगर आप माहौल देंगे और जो डिस्कशन होगी आपस में नीचे ऊपर, उसी से आपके बिजनेस का जो है वो मामला वो करता है। जी मुस्तफी जी बिल्कुल, आपने सही निशानदेही की कि देखें इस सेक्टर में हम कहते हैं कि हम पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट जॉब प्रोवाइडर इंडस्ट्री हैं, जिसमें रियल्टर्स भी आते हैं जो रियल स्टेट सर्विसेज प्रोवाइडर हैं। तो यकीन करें सैकड़ों रियल्टर्स, मैं कराची की बात करूंगा कि इस वक्त वो काम छोड़ चुके हैं क्योंकि ट्रांजैक्शंस नहीं है। बिल्डर मटेरियल जो कॉस्ट बढ़ी, इसके साथ साथ जो दीगर अवामिल हुए जिसमें ट्रांजैक्शन टैक्स से जब वो ज़्यादा हुए तो उसकी वजह से नए बिल्डिंग्स बनना कम हुई। अच्छा, फिर उसके बाद जो FBR की नॉकिस पॉलिसीज, यानी कि अभी एक इन्होंने एक अजीबोगरीब किस्म की हरकत की कि एलिजिबल परचेजर, यानी कि अगर आप कोई 1 करोड़ या 2 करोड़ का अपार्टमेंट या कोई चीज लेते हैं तो पहले आपको साबित करना होगा कि आप एलिजिबल परचेजर हैं कि नहीं है। यानी कि ये कैसी हरकतें हैं जिसकी वजह से जो है ना वो अपना क्या कहते हैं इस मुल्क की मैशियत को नुकसान पहुंचता है। तो खुदारा ऐसे काम ना करें। आप अपने साथ एक छोटे से मुल्क की मिसाल ले सकते हैं, दुबई, कराची का चौथा हिस्सा नहीं है, उसकी अगर आप रियल एस्टेट की ट्रांजैक्शंस देखें इस साल की तो 140 बिलियन डॉलर्स की ट्रांजैक्शन थी, जिसमें से 36% ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है। तो क्या वजह है कि हम पाकिस्तान जो 25 करोड़ आबादी का मुल्क है, इसके साथ साथ हमारे 12 मिलियन जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो कि हमारे मुल्क की रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो हम उनको अपना कंज्यूमर क्यों नहीं बना पा रहे? यानी कि वो ओवरसीज पाकिस्तानी यहां से हमारा सरमाया निकलकर दीगर मार्केटों में जा रहा है और इसकी वजह से हमारी मुल्क की सनत को नुकसान हो रहा है। देखें, ये मैं बार बार इस पे ये बहुत खतरनाक डिबेटेबल टॉपिक है कि एक दफा सरकार कहती है कि जी पैसा बाहर ना जाए, यहाँ पर रहे, एक्सपोर्ट के ऊपर बात हो रही होती है, इंपोर्ट की जो है वो हौसला अफजाई नहीं हो। मगर सवाल ये है कि जहाँ पर भी पॉलिसीज़, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जनाब जिस तरफ झुकाव होगा पॉलिसीज़ बेहतर होंगी। जहाँ पर समझेगा कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी सरमायाकार के यार यहाँ पर मेरा सरमाया भी महफूज है और साथ साथ मुझे मुनाफा भी, तो सरमाया उस तरफ झुक जाएगा। अब हमारी पॉलिसीज़ जो हैं वो तय करेंगी कि सरमाया किस तरफ घूमना है। दुबई का रास्ता दिखा दिया है बहुत सारे लोगों ने, ये मैं रिकॉर्ड का हिस्सा ज़रूर बनाना चाह रहा हूँ। साथ साथ मैं ये मुस्तफीज़ साहब से ये भी पूछूंगा, सर वो ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ कर रहा है ताकि रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए और हम वो पॉलिसीज़ नहीं कर पा रहे और मज़ीद जो आपके पास इंटेल है उसके मुताबिक मज़ीद उसके अंदर से परसेंटेज बढ़ने जा रही है, तो वो थोड़ा सा मुझे बताइएगा। देखिए, सबसे पहले तो देखें हम जो हमने तजावीज़ दी हैं उसमें हमने मिनिस्टर जो हमारे रेवेन्यू के थे और वज़ीर ख़जाना उनको भी भेजी और प्लस चेयरमैन FBR को भी भेजी। उसमें हमने सबसे पहले यही फर्स्ट जो हमने सुजेशन की है कि आप ट्रांजैक्शंस के टैक्सेस कम करें ताकि सरमायाकारी का और लोगों का रुझान इस मार्केट की तरफ आए, जिसमें हुसूसन मैंने आपको टैक्सेस का जिक्र किया, जिसमें वो 236C और K जो है वो 3% पे 3.5% पे लेट फाइल के लिए 7% और नॉन फाइल के लिए 10% तक है। अच्छा, उसकी शरह हमने यही तजवीज़ की कि आप 1% पर लेकर आए। उसके बाद जो आपने डीम्ड रेंटल इनकम लगाया, जिसकी आपने एस्टिमेटेड कैलकुलेशन जो हमारे मुल्क को आमदन होगी हर साल वो 16 बिलियन थी, अब 16 बिलियन रुपीस के लिए आप अरबों बिलियंस की मार्केट को तबाह कर रहे हैं। तो सर मैं एक और सवाल है ना फिर मुस्तफीज़ साहब के, जब सरकार ये पॉलिसीज बना रही होती है तो क्या स्टेक होल्डर साथ नहीं बैठते? आप लोग के पास टाइम नहीं होता कि आप लोग जाकर बैठक लगा सके? सरकार के पास कोई टाइम नहीं है? कोई ऐसा बीच में कोई रुकावट है
कि जनाब इतनी सादा सादा सी बातें जब आपको और हमें मतलब एक नॉर्मल बंदे को भी समझ में आ रही है, तो इतने अपर लेवल पर चीज़ें क्यों नहीं समझ में आ देखिए, रही? हमने तो हर साल ये तजावीज़ देते हैं। अब हम लोग कर रहे हैं बिजनेस। अच्छा, बिजनेस जो माइंड शख्स है उसकी प्रायोरिटीज कुछ और होती हैं। अब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का नुमाइंदा जो आता है वो ऊपर से हुक्म सादिर करता है, उनकी वही अफसरान बाला वाली जो वो अपना कहते हैं शख्सियत है, और वही ऑर्डर देना और उसको इम्प्लीमेंट करना, तो ये चीज़ें गलत हैं। जब आप स्टेक होल्डर से बात करते हैं, जो आप मशरे हम उनको देते हैं वो मुल्क की मैशियत की बेहतरी के लिए देते हैं। मेरा कोई पर्सनल स्टांस नहीं है कि जी मुझे आमदन चाहिए। तो आप जो है इन चीज़ों को देखें कि जो हमारा मुल्की सरमाया है वो इस मुल्क से आपकी नाकिस पॉलिसियों की वजह से दूसरे मुल्कों में जा रहा है। इसके साथ साथ जो मटेरियल की कॉस्ट महंगी हुई, यानी कि सीमेंट की बोरी इस वक्त 1200-1300 रुपए की आपने कर दी, सरिया जो है 260 रुपए टन पे आ गया। इसके साथ टाइल जो थी वो जो आपको 1200 रुपए मीटर पे मिल रही थी, इस वक्त 3000 रुपए मीटर पे प्राइस आ गई। तो आपने मटेरियल कॉस्ट भी इतनी महंगी कर दी जिसकी वजह से बिल्डर जो है वो नए प्रोजेक्ट नहीं लेके आ रहे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इतनी कॉस्ट बढ़ चुकी है। उसके बाद फिर जो दीगर इश्यूज जिसमें खसूसन नक्शा जात पास करवाने के इश्यूज, तरह तरह के आपने डिपार्टमेंट्स के ऊपर जाना है। तो आप तो गवर्नमेंट का जो हमारा आइन और कानून कहता है कि आप जो पाकिस्तानी उनको सहूलतें देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के पास उसको रोटी कपड़ा और मकान देंगे, ये हमारी बुनियादी ज़रूरत है। तो आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी कम करें ताकि बिल्डर और डेवलपर जो हैं वो लोगों को जो अपना क्या कहते हैं डिलीवर करने के काबिल बने। और प्लस एक चीज़ जो हमें सामने आती है, जो अक्सर गवर्नमेंट के नुमाइंदों की तरफ से भी आती है, कि जी सट्टाबाजी होती है अपना क्या कहते हैं प्लॉट्स में। तो देखिए, उसमें हमने तजवीज़ ये दी थी कि आप कोई भी डेवलपर या बिल्डर या कोई भी गवर्नमेंट की सोसाइटी जैसे कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी या लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी कोई भी प्रोजेक्ट अनाउंस करती है, तो उसमें आप इस प्लॉट्स की सेल परचेज का रुझान कम करने के लिए उस बिल्डर या डेवलपर को पाबंद कर लें कि वो अपनी सोसाइटी में 25% कंस्ट्रक्टेड एरिया देगा, यानी कि वो खुद अपार्टमेंट्स भी बनाएगा, उसमें खुद बिल्डिंग्स भी बनाएगा और उसमें घर भी बनाएगा, ताकि ये प्लॉट में ट्रांजैक्शन का जो आप सट्टेबाजी की बात कर रहे हैं ये कम हो सके। इसमें आपको लेजिस्लेशन करने की जरूरत है। इसके साथ साथ हमने एक तजवीज दी कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो कि दुबई में भी है, हमारे दीगर हिस्से में दीगर ममालिक में भी है, जिसमें उन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर के तमाम होल्डर्स। मगर ये अजीब बात नहीं है मुस्तफी साहब के हर चीज की अथॉरिटी हमें नजर आती है ना। जी जी, इतना अहम इदारा है, इतना अहम इदारा कह रहा हूँ, मतलब इतना अहम सनत है जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, इसकी कोई अथॉरिटी नहीं है ना। कभी कभी बायर परेशान दिखाई देता है, कभी जो है वो सेलर परेशान दिखाई देता है, कभी इसका पैसा रिस्क पे नजर आता है, कभी उसका पैसा रिस्क पे लगा रहता है। आज की तारीख में ओवरसीज पाकिस्तानी आप उसको बड़े बड़े इश्तिहार दिखा दो फिर भी लेने को तैयार नहीं है। वो कहता है जनाब मुझे पता ही नहीं है कि भाई कभी सरकारी कागज दिखाने के बाद भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नीचे गिरती दिखती हैं, हमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट जिस पे आप सवाल नहीं कर सकते उसको ताले लगते दिख सकते हैं। तो अब अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं समझ गया। तो सर अब ऐसी सिचुएशन में फिर ओवरसीज पाकिस्तानी क्या करेगा? ये तो एक हॉरिबल चीज है। ये फैसले लेने वाले फैसले लेते वक्त क्यों ये चीजें नहीं सोचते? देखिए, ये $1 बिलियन का क्वेश्चन है जो आपने बात की। ये सोचनी चाहिए कि जैसे कि मैंने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात की, इस्लामाबाद की टेरिटरी में ऑलरेडी ये बिल पास हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है, लेकिन उसके इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हो सका। उसको इनहांस अथॉरिटी के हवाले से बताएं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि जनाब उससे फायदे क्या होंगे अगर ये बन जाती है। उसमें देखें, बिल्डर्स, डेवलपर्स, प्रमोटर्स, रियल्टर्स और एंड कंज्यूमर्स को तमाम लोगों के हकूक को फराइज एक जगह पर यकजा कर दिए गए थे। और उसमें उस अथॉरिटी के अंडर में कोर्ट्स भी बननी थी, कंज्यूमर कोर्ट्स, जो कि सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बननी थी। उसमें अगर 400 या 400 गज से बड़ा कोई भी अपार्टमेंट कोई बिल्डर या डेवलपर अगर बनाएगा तो उसको उस अथॉरिटी में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अगर वो टाइम के ऊपर प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं करेगा तो उसकी कैटेगरी को चेंज कर दिया जाएगा, उसको नेगेटिव नंबर भी दिए जाएंगे। इसके साथ साथ बिल्डर डेवलपर को ये भी पाबंद किया गया है उस कानून में कि अगर खुदा ना खास्ता वो अगर बिल्डिंग कोई कंस्ट्रक्ट करता है और उसमें कोई मटेरियल डिफेक्ट आ जाता है तो वो 5 साल तक वो उस मटेरियल जो डिफेक्ट आया उसमें कंस्ट्रक्शन में उस डिफेक्ट को दूर करने का पाबंद है। और
प्लस एस्क्रो अकाउंट्स खुलेंगे जो जो उस अथॉरिटी के नुमाइंदे भी शामिल होंगे, जिसमें बिल्डर्स का होगा, एक मुश्तरका अकाउंट होगा, ताकि लोगों का जो सरमाया वो मिस यूज ना हो सके। जिस मकसद के लिए उस बिल्डर ने लोगों से पैसा लिया अब वो सर उस जगह फिर पर ही अफसोस लगे। हो रहा है ना मुस्तफी साहब, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, फिर खून क्यों खोलेगा, क्यों नहीं खोलता? मतलब इन्हीं बातों से तो खोलता है ना कि जो करने वाले काम है वो सबसे आखिर के लिए रख देते हैं, और इसके और साथ जो नहीं करने वाले काम है जनाब उसको पहले थोपे जा रहे हैं। उसके साथ साथ रियल्टर्स को भी बंद किया गया कि उस अथॉरिटी में बाकायदा वो रजिस्टर्ड होंगे, उनको लाइसेंस इशू किया जाएगा और एक लाइसेंस याफ्ता रजिस्टर्ड रियल एस्टेट एजेंट कहलाएगा, ताकि कोई भी पान या आम परचून की शॉप से उठ के रियल एस्टेट का काम में शुरू कर दे। ये बहुत बड़ी साइंस है, यानी कि दुनिया में रियल्टर्स का एक मकाम है, उसको फॉरक्लोजर लॉ का पता होता है, उसको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का पता होता है, उसको रजिस्ट्रेशन एक्ट का पता होता है, उसको इस्लामिक कानून वरासत का पता होता है। तो हमें पढ़े लिखे रियल्टर्स की जरूरत है। तो इस अथॉरिटी के तक उनको बाकायदा लाइसेंस मिलना था और इस सिलसिले में इस कानून को लागू हो जाना चाहिए, ताकि हम एक सारे स्टेक होल्डर्स एक जगह पर अपने हकूक़ फ़राइज़ को देख भी सकें और ना ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ कोई चीटिंग फ्रॉड कर सके, ना लोकल लोगों के साथ कोई चीटिंग फ्रॉड कर सके। अभी कोई सही कह रहे हैं, कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है। और यहाँ पर जो आपने देखा कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, ओवरसीज का पैसा लूटा जा रहा है, लोकल जो है वो यहाँ बिल्डर्स हैं, लोगों से पैसे लेके भाग सर जाते ये तो पिछले हैं। साल तो आबाद शोर मचाता रहा, हमारी जमीनों में कब्जा हो जाता है, 70 साल पुराने कागज हमारे बदल जाते हैं, वो कहते हैं ये सच्चा नहीं, ये सच्चा कागज है। अब जहां ये सिचुएशन होगी फिर बहुत तल्ख है। देखिए इसको कंप्यूटराइज निज़ाम किया गया था, जो इंटरम गवर्नमेंट सिंध में आई थी, उसने जितने भी यहाँ पर खाते थे या जो भी निज़ाम था उसको कंप्यूटराइज करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से जो गवर्नमेंट आई उसने दोबारा इसको मैनुअल पे ले आए। वो कह रहे थे, वजीर आला साहब तो कह रहे थे कि जी हम करने जा रहे हैं, नहीं ऑलरेडी कर रहे थे। यानी कि जो इंटरम गवर्नमेंट लास्ट आई थी उसने ये काम किया था और बाकायदा उसको तमाम डीसी को बुला के, तमाम रेवेन्यू के ऑफिसर्स को बुला के उन्होंने बाकायदा मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया था कि हम रेवेन्यू और तमाम रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करने जा रहे हैं। इसी तरह कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में, लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी में, मलियर डेवलपमेंट अथॉरिटी में तमाम रिकॉर्ड को बाकायदा कंप्यूटराइज करेंगे, ताकि किसी के साथ चीटिंग फ्रॉड ना हो सके। लेकिन बदकिस्मती से ये दोबारा मैनुअल आप देखें ना, आप तो ग्राउंड पे दे रहे हैं ना। अब मैं आखिरी सवाल करने जा रहा हूँ, मुझे बिल्कुल सच्चाई से जवाब चाहिएगा प्लीज़ ना, क्योंकि देखें ना लोग सुन रहे हैं और जवाब आपको अल्लाह को भी देना है। सर ये तमाम चीज़ें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो तयशुदा बात है। इसके पीछे सिवाय मफादात के, करप्शन के, कोई तीसरी चीज़ दिखती है आपको तो मुझे बताएं। देखिए बिल्कुल आपने ठीक निशानदेही की कि यहाँ पर जो करप्शन का धंधा है वो कंप्यूटराइज होने से बंद होगा, जो कब्जे हैं वो ख़त्म होंगे। तो इसमें असल बिल है गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज नाफिज की मैं उसी की बात कर रहा हूँ, मैं बराह रास्त कह रहा हूँ सर। गवर्नमेंट जो है, इल्जाम फिर ये लगेगा ना, ये दूसरा, ये दो बातें ना, करप्शन और ये। अब तीसरी कोई चीज आती है तो मुझे बताएं, अगर आपको आती है। मैं तो सीधा सवाल कर रहा हूँ। अभी हमारा एक लास्ट इजलास हुआ जिसमें जो वजीर बल्दियात थे, तमाम डीसीयूज को बुलाया, हमारी एसोसिएशंस को बुलाया कि कराची में इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। तो हमने उसमें ये निशानदेही की कि देखें जी, इलीगल कंस्ट्रक्शन में जो सबसे बड़ा आता है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का है। आप सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अपने इख्तियारात इस्तेमाल ना, अपना पूरे इख्तियारात इस्तेमाल करे और इसके साथ साथ जो वहाँ पर करप्शन का आपने धंधा स्टार्ट किया हुआ है उसको बंद किया जाए, तो शहर में इलीगल कंस्ट्रक्शन बंद हो सकती है। और एक मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, करना चाहेगा $1 बिलियन इंडस्ट्री है ब्लैक मार्केट की। सर अब वक्त कम हो गया है, इस पे तफसील से फिर बात करेंगे इंशाल्लाह। वक्त बिल्कुल ना मुस्तफीज साहब एंड हो गया, इस पर हम आपको दोबारा तकलीफ देंगे और खुल के ज़रा बातें करेंगे। हमें मज़ा आ रहा है आपसे गुफ्तगू करके और बहुत अहम फैक्चुअल स्टैट्स के साथ जो है मुस्तफीज़ुर रहमान साहब ने हमें बताया। यकीनी तौर पे स्टेट एजेंट्स के एक बेहतरीन उनको नुमाइंदा मिला हुआ, ये मेरी ज़ाती राय है। नाज़रीन, वक्त प्रोग्राम का अख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।